सबसे पहले कि दर दर गंगे नाम कैसे पड़ा इस किताब का? एक बड़ा अच्छा संयोग है कि आज इस महीने इस किताब के पब्लिकेशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। इन 10 सालों में इसके कई संस्करण आए हैं, ऐसी कई चर्चाएं हमने की और कई मंचों पे इसको सम्मान मिला। और ये सवाल करीब करीब हर मंच पर सामने आया है कि किताब का नाम ऐसे क्यों है। जब आप गंगा के किनारे किनारे चलते हैं और उसके साथ संवाद करते हैं तो वस्तु स्थिति समझ में आती है। और हमने इस कहानी को, इस किताब को आधार ऐसे ही बनाया है। 30 शहरों को छांटा है और 30 शहरों की 30 कहानियाँ लिखी हैं और हर कहानी अपने आप में अलग है। और लेकिन जब आप पूरी किताब पढ़ लेते हैं तो पूरी गंगा यात्रा हो जाती है। तो दर दर गंगे इसलिए क्योंकि हर शहर, हर दर गंगा को अपने ही हिसाब से गुनता और बुनता है। उसके लिए वो नदी उसकी अपनी कुछ एक उसकी अपनी एक पर्सनल कल्चर, कुछ उसका कनेक्शन है जिससे उस नदी को देखता है। तो बिहार के, झारखंड के या बंगाल के गंगा किनारे रहने वाले लोग हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा स्नान के लिए जाते हैं, वो उनकी अपनी मान्यता है। आप ये सवाल उनके सामने नहीं रख सकते कि गंगा जब आपके घर के सामने बह रही है तो आप स्नान करने यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो हर दर पर गंगा की कहानी थोड़ी अलग रहती है। कानपुर के लिए गंगा एक तरह का रेवेन्यू मॉडल है। जैसे हमने इसमें लिखा है कि पहले नदी किनारे शहर बसता है, फिर शहर किनारे नदी बहती है। तो कानपुर की कुछ हालत ऐसी ही है। उसने, नदी ने उसको जगह दी, उसके बाद से शहर ने उसको एकदम किनारे पर कर दिया। कन्नौज अपने हिसाब से देखता है। बनारस में गंगा आस्था का चरम है और ऐसे ही हरिद्वार ऋषिकेश में है। तो हर शहर गंगा को बहुत अलग तरह से देखता समझता है और हर दर पर गंगा की कहानी अलग है, इसलिए ये दर दर गंगे है। गंगा को हमेशा माँ गंगा कहलाते हैं, तो वो माँ गंगा क्यों? बहुत साधारण सी बात है। भारतीय लोकमानस में हम हर जगह चूँकि देवी शक्ति को मानते हैं और नदियाँ हमारे लिए पूरे देश में जितनी करीब 2060 का जो आंकड़ा था, करीब 2500 नदियाँ हमारे पास हुआ करती थी, अब और कम हो गई हैं। और हम सभी नदियों को माँ कहते हैं। 3 नदियाँ या 3 नद ऐसे हैं जिन्हें माँ नहीं कहा जाता। वो नद हैं, एक ब्रह्मपुत्र है, एक सोन है, एक दामोदर है। लेकिन पूजा पद्धति इन 3 नदियों के किनारे भी है। और इन 3 नदियों को नदी इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इनका व्यवहार जो है, ये व्यवहारगत रूप में विध्वंसक हैं। इनका सॉइल इरोशन बहुत ज़्यादा है, फ्लड बहुत ज़्यादा है। दामोदर को शोक भी कहते हैं बंगाल का। ब्रह्मपुत्र आप जानते हैं अपने शुरुआती जहाँ से जब अरुणाचल में आके आकार लेना शुरू करती है तो शुरू से ही डेल्टा बना रहता है, यानी वो शुरू से ही खुद को कई भागों में तोड़ती है, फिर जोड़ती है, फिर तोड़ती है। तो एक जो नदी का जो स्थायित्व है, नदी के बारे में जो लोक समाज की मान्यता है कि जो जीवन देती है, वो ये 3 नदों में फिट नहीं बैठता। सोन नदी बहुत विध्वंसक नहीं है, लेकिन सोन नदी गुरुत्वाकर्षण के विरोध चलती है बहुत हद तक। आप सोन नदी का ज्योग्राफी देखेंगे तो वो अमरकंटक से निकलती है और ऊपर की तरफ भागती है गंगा से मिलने के लिए, जबकि सारी नदियाँ समुद्र की तरफ जाती हैं। तो सोन नदी का पावर इतना ज़्यादा है कि वो खुद को ऊपर तक खींच के ले जाती है और पानी का अपने आप ऊपर जाना गुरुत्वाकर्षण के विरोध में, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए सोन नदी की जो रेत है, उसकी ताकत की वजह से सोन की रेत पूरे एशिया में टॉप की रेत मानी जाती है। तो इन नदियों को हम नद कहते हैं। बाकी सारी धाराएँ, छोटे कुएँ, तालाब, जो भी बहता हुआ पानी जहाँ भी रहा है, जो मानव निर्मित नहीं है, वो हमारे लिए माँ समान है। अब ये एक थोड़ी विडंबना ज़रूर है कि हम माँ कहते हैं और उनको मालगाड़ी बना देते हैं समय के साथ। वो दुर्भाग्य है हमारा। बाकी ठीक। सर, अगर हर नदी को माँ कहते हैं तो आपने गंगा को ही क्यों चुना? ये बुक गंगा पे ही क्यों लिखी? हाँ, गंगा की एक तरह से कहिए कि पब्लिक रिलेशन PR वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसका मार्केटिंग। क्योंकि यदि 2 नदियाँ जब आपस में समाती हैं, यदि उसको सिंपल फार्मूले पे जाइए तो जिस नदी का कैचमेंट एरिया ज़्यादा है उस नाम से उसको जाना जाना चाहिए। और उस लिहाज से यमुना ज़्यादा लंबा सफ़र तय करके आती है। उसके पीछे जब हमीरपुर में उसको चंबल मिलती है तो वो और पीछे से आ रही है, केन उसके पीछे से आ रही है। लेकिन उसके बावजूद ये सारी नदियाँ गंगा में समाती हैं और इन गंगा कहा जाता है। गंगा से भारत का अस्तित्व है, पहचान है।
25 करोड़ लोग सीधे तौर पर और 40 करोड़ लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर गंगा पर निर्भर करते हैं। और वास्तव में जो भी सांस्कृतिक तौर पर जिन भी चीज़ों का श्रेय हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले पाते हैं, उसके मूल में गंगा ही है। तो इसलिए गंगा है। और गंगा वास्तव में शायद एकमात्र नदी है जिसकी धरती पर आने की एक कहानी है। अन्यथा तो सारी नदियां हैं, जब से पृथ्वी है वो नदियां भी हैं। तो गंगा की एक कथा है, और ये बाद में पुराणों के समय ही डेवलप हुआ, क्योंकि वेदों में गंगा का वर्णन बहुत जगह नहीं है। 3 जगह गंगा शब्द का वर्णन है, और उसमें भी विवाद है विद्वानों के बीच में कि ये गंगा नदी के ही बारे में है। अन्यथा वहाँ जो है ज़्यादातर सरस्वती और यमुना का वर्णन है। तो गंगा कभी किसी आइस एज के बाद जो प्रलय आई होगी, मानवीय कोशिशों से गंगा धरती पर आई है। एक तरह से भागीरथ की कहानी को सही मायने में देखिए तो गंगा मानव निर्मित नदी है। उसको दिशा दी गई है कि हिमालय में किस तरह से नीचे उतार के यहाँ तक उसको लेकर आना है। कपिल मुनि बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे, उनका पूरा जीवन इसमें लगा, उनके शिष्यों का जीवन लगा। राजा सगर के पूरे जीवन काल में काम चला, उनके बेटे दिलीप के पूरे जीवन काल में काम चला। भागीरथ जब बूढ़े हो गए तब वो नहर और नदी जो कह लीजिए उसका काम पूरा हुआ। और जैसा होता है कि जिसके जीवन काल में होता है, जो फीता काटता है उसी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए भगीरथ प्रयास कहते हैं। अन्यथा उसमें कई पीढ़ियाँ खप गई उस नदी को धरती पर लेकर आने के लिए। उसकी अपनी कहानी है, उसकी अपनी मान्यता है, हम सब उसको पाकर निहाल होते हैं। और साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि गंगा की 6 धाराओं में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, और वो एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खा जाता है, सड़ाने वाले, गलाने वाले। और ये ताकत सिर्फ गंगा और उसकी धाराओं में, पहले कभी 6 धाराओं में थी, और टिहरी डैम बनने के बाद 2 धाराओं को हमने मार दिया, तो अब 4 में बची है, वो जब तक बची रहे। तो अभी गंगा के अंदर ये ताकत है, इसलिए वो चल रही है, इसलिए गंगा माँ है, इसलिए गंगा केंद्र में है। सर, टिहरी एक सबसे बड़ा बांध है, तो वो टिहरी पर गंगा का क्या रूप है, और वहाँ टिहरी पे किस तरीके से उसे रोका हुआ है, और अगर वो बांध ना होता तो गंगा का क्या स्वरूप होता? टिहरी जब बना था, तो टिहरी की 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताता हूँ। टिहरी जब बना था तो उसमें ये दावा किया गया था कि इसका विरोध बेकार है। ये जो झील है पीछे 45 वर्ग किलोमीटर की वो झील है, 45 वर्ग किलोमीटर की झील जब भर जाएगी तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जब झील भर गई तो पानी आगे बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस झील को भरने में करीब 1 साल लगेगा। आज 2023 चल रहा है, 2004 से उसको हमने फिल करना शुरू कर दिया था। करीब 19 साल हो गए हैं, टिहरी की झील आज तक नहीं भरी। अब सोचिए कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि झील, क्योंकि पानी तो लगातार पीछे से आ रहा है, तो पानी गया कहाँ? तो इसके लिए हमने 2012 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। हर्सिल से कुछ बैलून डाले थे बॉटल में बांध कर, कि ये इसको डालें जो ऊपर की तरफ दिखते रहेंगे और ये बहकर वहाँ तक पहुँचेंगे। और वहाँ से डाले गए बैलून टिहरी तक नहीं पहुँचे, टिहरी के कॉर्नर तक नहीं पहुँचे। तो वो गए कहाँ? वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो कच्चे पहाड़ हैं, बच्चा पहाड़ है हिमालय, हम सब जानते हैं हिमालय बहुत मजबूत नहीं है। तो वो पानी रिस रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, इसीलिए झील आज तक नहीं भर पाई। और वो पानी कहीं ना कहीं तो जा रहा है लगातार, वो पानी अंदर जमा हुआ है, वो एनर्जी के रूप में है, कैसे है हम में से कोई नहीं जानता। वो किसी दिन प्रकृति उस पानी को निकालेगी, और 20 साल 30 साल 40 साल का इकट्ठा किया हुआ पानी जब एक साथ दे देगी वापस, तब हम समझेंगे कि टिहरी की C2C कास्ट टू कंट्री क्या है। और बाकी टिहरी का अपना दावा था, जब बनी थी तो 2500 मेगावाट का वो परियोजना है कि इससे 2500 मेगावाट जनरेट होगी। और आज तक जब वो फुल कैपेसिटी में चली है तो उसने 800 मेगावाट जनरेट किया है। 2500 तो बहुत दूर की बात है, वो पहुंची नहीं वहाँ तक। लेकिन चूंकि हमारे घरों में तो बटन दबा के लाइट आती है, इसलिए डाटा से बहुत फ़र्क पड़ता नहीं लोगों को कि क्या आ रहा है, कितना आ रहा है। पर असलियत यह है कि वो एक बहुत विध्वंसक कदम है। और उस टिहरी के नीचे हमने गणेश प्रयाग को दबाया है, और 2 नदियाँ थीं, एक भिलांगना और एक गणेश गंगा। वो दोनों नदियों का संगम भी टिहरी के नीचे है। जो मैं 6 धाराओं की बात कर रहा था जिसमें विक्टोरिया फेज पाया जाता था, उसमें से ये 2 धाराएं ये थीं जो अब गायब हो गई हैं।
तो 4 धाराएं बची हैं अभी, अलकनंदा है, मंदाकिनी है, पिंडर है और भागीरथी है, जिनमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। और ये भागीरथी वाला ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, अलकनंदा वाला हमने ख़त्म करने की कोशिश की है श्रीनगर में रोक करके। और एक पिंडर नदी ज़रूर बची हुई है। पिंडर नदी पे वहाँ की बहुत धन्यवाद वहाँ की महिलाओं का, वो इतनी सशक्त हैं कि वो वहाँ किसी को आने ही नहीं देती हैं। और सर देवप्रयाग में तो अकेली नहीं है गंगा। देवप्रयाग देखिए थोड़ा सा धार्मिक एंगल है। देवप्रयाग वास्तव में वो जगह है जहाँ से गंगा आधिकारिक रूप से गंगा कहलाती है। उसके पहले वो भागीरथी है, अलकनंदा है, मंदाकिनी है, पिंडर है, अलग अलग नाम पर है। जब सारी धाराएं आकर, अलकनंदा चूँकि बड़ी धारा है तो ये सारी बड़ी धाराओं को लेकर आती है, और भागीरथी यहाँ से आती है। जब दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो यहाँ से ऑफिशियली ये गंगा कहलाती है। अब ये हम लोग मुख्य धारा भागीरथी को मानते हैं। जो शंकराचार्य बद्रीनाथ केदारनाथ वाला रूट है, वो लोग बद्रीनाथ को मुख्य धारा मानते हैं, केदारनाथ वाले मंदाकिनी को गंगा की मुख्य धारा मानते हैं। सारी धाराएं मुख्य धाराएं हैं। और एक शंकराचार्य का जो रूट था यात्रा का, शंकराचार्य ने अपनी तपस्या बद्रीनाथ वाले रूट पर की, और कहीं ना कहीं बहुत सामाजिक संघर्ष हुआ कि शंकराचार्य के भक्तों को जो भागीरथ वाली घाटी के लोग थे उन्होंने इंटरटेन नहीं किया, वो अंदर आने नहीं दिया। इसलिए उस क्रेडिट को ही वहाँ से ख़त्म करके देवप्रयाग से शुरू करने के लिए रचा गया कि गंगा यहाँ से आधिकारिक रूप से गंगा कहलाती हैं। लेकिन वो ठीक है, वो धार्मिक लिहाज से ठीक है और बाकी लिहाजों से ठीक है। हालांकि होता यह है कि वो बहुत सक्सेसफुल टूरिस्ट प्लेस नहीं है गंगा, और गंगा वहाँ काफ़ी नीचे है। तो सर ऊपर से लोग फ़ोटोज़ खींच के, हाँ, टूरिस्ट बसें वहीं कोने में रुकती हैं, वहीं से फ़ोटो खींच लीजिए। कोई बुजुर्ग जाना भी चाहता है तो बहू बेटा डपट देते हैं, तो वैसे ही नीचे नहीं उतर पाते हैं। वो एक्चुअली बड़ा पैकेज हो गया है तीर्थ यात्रा ना, कि आपको शाम तक श्रीनगर पहुंच जाना है, इतने बजे यहाँ दर्शन कर लेना है। तो इस वजह का एक नुकसान हिमालय का ये बताऊँ ये भी हुआ है कि जो पुराने मंदिर थे, जो प्राचीन मंदिर थे, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई इस पैकेज के कारण। क्योंकि पहले लोग जाते थे झुंड में, धर्मशालाओं में रुकते थे या मंदिरों में रुकते थे, तो इससे इनकी इकोनॉमी चलती थी। ऑन एवरेज एक किसी भी पुराने मंदिर में करीब 200 परिवार पलते हैं, और एक ठीक ठाक मंदिर जो सामान्य आकार का है वो 200 परिवारों को पालता है। तो ये पैकेज सिस्टम आने से वो मंदिरों की इकोनॉमी चली गई, उनके पास कुछ रहा नहीं साधन करने के लिए। सर पर हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन करने से स्वर्ग मिलेगा, या शिव, हम आज सावन के महीने में की चर्चा कर रहे हैं, तो सावन में हर कोई शिव भक्त जाकर वहीं से जल उठाएंगे, जल लेंगे और शिव जी पर आकर चढ़ाएंगे। ये आस्था किस तरीके से बहुत अच्छा शुरू सवाल है, मैं आपको 2 तरह से इसका जवाब देता हूँ। एक तो ये जो शिव कांवड़ वाली बात है, शिव कांवड़ वाली बात सामाजिक तौर पर बहुत अलग स्तर पर शुरू हुई थी। सावन में पानी प्रदूषित हो जाता है, या सब्जियां खाने पे थोड़ा सा बैन है, या मछलियों को पकड़ने का एक टाइम पीरियड होता है। नदी के पानी को भी उस समय यूज़ नहीं किया था, बाढ़ के समय। तो परंपरा ये थी कि आप गंगा से, चूँकि गंगा का पानी हम बहुत पवित्र मानते हैं, तो गंगा से पानी लीजिए, अपने गांव तक जाइए, और धार्मिक रूप देने के लिए आप उस पानी को अपने जो भी मंदिर है उस पर चढ़ाइए। लेकिन जो आपका लोकल वाटर बॉडी है, कुआं है, तालाब है, उसमें गंगा जल लाकर डाला जाता था, ताकि अब वो बाकी साल भर के लिए पीने लायक हो जाएगा। उसको क्लीन करते थे, एक ऐसा सिस्टम था। वो बड़े बुजुर्गों ने बहुत समझदारी से चालू किया था। ऊपर की तरफ हिमालय में मनेरी बांध से जब आप नीचे आते हैं, मनेरी बांध है, मनेरी 1, वहाँ गाँव में जब किसी की डेथ होती है तो एक आदमी तुरंत ऊपर की तरफ भागता है बांध कंपनी के पास। वो जाएगा, उसको आवेदन लिख के देगा कि सर गांव में डेथ हो गई है, पानी छोड़ दीजिए, क्रीमेशन करना है। क्योंकि हम हिंदू हैं, हमको क्रीमेशन तो नदी के किनारे ही करना है। नदी में पानी है नहीं, ऊपर बांध ने रोका हुआ है पूरा। यदि मान लीजिए अधिकारी वहाँ नहीं है तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन शाम तक पड़ी रह जाए। वो उसको खोलेगा, 1-1.5 घंटा लगेगा आपके तरफ पानी थोड़ा सा पहुँचने में, और आप फिर वहाँ क्रीमेशन कर पाएंगे। ये तस्वीर पूरी आम है। आप जितना ऊपर तक जाएंगे, डैम में थोड़ा सा समय बिताएंगे, तो आपको नज़र आएगा कि वास्तव में स्थिति क्या है। दूसरी देखिए, गढ़मुक्तेश्वर, कड़ा मणिकपुर एक जगह है जिसकी हमने कहानी लिखी है, वो क्रीमेशन पर ही है। वहाँ पर
जंगल तो पहले ही हमने साफ़ कर दिए। गरीब आदमी के पास लकड़ी का पैसा होता नहीं है, करीब 200 किलो लकड़ी चाहिए एक बॉडी को जलाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, कड़ा मणिकपुर के क्षेत्र में गंगा के किनारे उसको गाड़ देते हैं। अब आपको अजीब लग सकता है कि हिंदुओं में बॉडी गाड़ी नहीं जाती, लेकिन ये वैदिक रूप से हम तीनों चीज़ों को मान्यता देते हैं। ये अब थोड़ा सा जो है फ़र्क आ गया हरे और लाल का, अन्यथा हमारे लिए वो क्रीमेशन मान्य था। तो हम उसको उसमें रेत के किनारे लोग गाड़ देते हैं। अब गाड़ने के साथ ही सामाजिक चीज़ें कैसे टूटती हैं कि जो निषाद जो डोम है जिसका काम क्रीमेशन कराना है, अब वो डोम क्रीमेशन छोड़ करके चौकीदार बन गया, क्योंकि वो रेत में गड़ी हुई है बॉडी, तो कुत्ता खींच लेगा, भेड़िया खींच लेगा उसको। और दूसरे दिन आप आएंगे तो पता लगा आपके परिजन बिखरे पड़े हुए हैं वहाँ पर, ये हो जाता है। तो जो डोम का काम कर रहा है वो चौकीदार बना हुआ है। अब इसलिए गाड़ते हैं ये मान के कि जब पानी आएगा, जब बाढ़ आएगी, तो गंगा ने जैसे सगर के पुत्रों को तरा था वैसे ही हमको भी तर देंगी। तो गंगा के साथ बहना, गंगा में समा जाने का जो लालच है, जो मान्यता है, वो इतनी गहरी है, इतने इस हद तक घुसी हुई है। निराला ने एक किताब लिखी है, कुल्ली भाट उसका नाम है, उसमें इसका जिक्र बहुत उन्होंने मार्मिक तरीके से किया है। सो वहीं से अगर ऋषिकेश चले जाएं तो वहाँ गंगा को राफ्टिंग का एक ज़रिया ही सिर्फ समझा जाता है कि राफ्टिंग हो जाएगी वहाँ पर। गंगा में एक्चुअली ऋषिकेश ऐसी जगह है जहाँ उसके पहले और उसके बाद राफ्टिंग संभव नहीं है। तो इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही आप हरिद्वार पार करते हैं, हरिद्वार से एक नहर निकाली गई है जिसे हर की पैड़ी कहा जाता है। तो वो हर की पैड़ी गंगा नहीं है, लोग उसको हर की पैड़ी में गंगा समझ के स्नान करते हैं। वो एक नहर है जो दिल्ली को पानी पिलाने के लिए बनाई गई है, और मूल धारा तो उससे दूर बहती है, वो दिखती भी नहीं लोगों को, तो नील धारा कहते हैं उसको। और फिर वहाँ से आगे बढ़ने के बाद भी 3-4 अलग अलग भागों में काट देते हैं, क्योंकि जब भी कभी ये टेक्निकल मूवमेंट कुछ आया होगा, ये जो हिमालय के बनने की घटना घटी होगी, तो जहाँ ज़मीन और हिमालय मिल रहे हैं वो बहुत सारा बेल्ट ऐसा है जो दलदली है, अलग अलग है। तो वहाँ पर गंगा 2-3 भागों में टूटती है, इसलिए वहाँ से नहरें निकली हैं अलग अलग, बिजनौर की तरफ जाती है, उस तरफ जाती है। तो गंगा में पानी बढ़ जाता है, वो बचता नहीं है, तो उतने ही पोर्शन पे बचता है, इसलिए वहाँ पर चूँकि बहाव है, राफ्टिंग हो सकती है। सर, तो अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर हम देखें तो माँ गंगा अगर खुद से साफ़ हो जाती हैं तो फिर पॉलिटिकल लड़ाई इस चीज़ पर होती ही क्यों है कि गंगा साफ़ नहीं है? ये बहुत अच्छी बात है, गंगा खुद से साफ़ हो जाती हैं। सारी नदियाँ जो हैं हमारे देश में बहती हैं, हर नदी की अपनी पावर होती है खुद को क्लीन करने की। और यदि नदी बिना इंटरप्शन के, बिना किसी बाधा के 40 किलोमीटर तक यदि उसको बहाव मिलता है तो वो खुद को पीने लायक बना लेती है। गंगा के मामले में ये किलोमीटर 8 से 10 है वो, जबकि वो उथली हुई नदी है, गहरी भी नहीं है। यदि 8 से 10 किलोमीटर गंगा बिना किसी रुकावट के बहती है तो उसका पानी उतनी तेज़ी से क्लीन हो जाता है। ये हमने 2020-21 में जो रिसर्च की थी उसमें ये आया था समझ में। तो गंगा के अंदर ये पावर है, ये बैक्टीरियोफेज के कारण है, बाकी चीज़ों के कारण है। बस समस्या ये है कि ये जो 8-10 किलोमीटर बहाव है ये मिल नहीं पाता उसको, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है समाज का ना, हमको उससे पानी चाहिए लगातार इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो वो चीज़ हो नहीं पाती है। जहाँ वो हो जाती है वहाँ पानी क्लीन हो जाता है, और बहुत गंदगी के बाद भी वो इसलिए कानपुर में भी घाट में खड़ा हुआ आदमी आचमन कर लेता है, और इसीलिए शायद हम आप इलाहाबाद और बनारस में भी नहीं कर पाते आचमन। तो ये कारण होता है। सर, पर गंगा डॉल्फिन भी कहा गया कि अब वो कम होती जा रही हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि गंगा का पानी अगर हम सालों सालों तक भी अगर अपने घर पर रखते हैं तो वो हमेशा पीने लायक ही रहता है और हमेशा स्वच्छ रहता है। पर वहीं गंगा डॉल्फिन, एक तो मीठा पानी कहा जाता है गंगा का, और वो उसी नदी में क्यों मिलती हैं और अब विलुप्त क्यों होती जा रही हैं? गंगा डॉल्फिन जो है गंगा के अलावा इंडस में भी मिलती हैं, और इंडस में मिलने के पीछे कारण यही है कि जब कभी कुछ भूगर्भीय घटना घटी होगी
तो ये माना जाता है कि दोनों धाराएं एक रही होंगी या कुछ आपस में मिलती रही होंगी, इस वजह से वो होता है। और गंगा डॉल्फिन को लोकल लैंग्वेज में सूंस कहते हैं। वो वास्तव में जो फूड चेन में टॉप पर होती है, वो ऐसी चीज़ों को खाती है जिसको हम नहीं खा सकते, और डॉल्फिन को खाया नहीं जा सकता। उसकी बॉडी हैवी टॉक्सिक्स से भरी हुई होती है। उसको यदि आपने लगातार उसका सेवन किया है करीब 1 महीने तक तो कैंसर गारंटेड है। पर बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ मजबूरी में लोग उसको भी मार के खा लेते हैं। तो सूंस जो होता है वो ऑलमोस्ट अंधी होती है। उसकी 90% तक उसकी आइज़, उसकी आंखों के आगे एक झिल्ली होती है, तो वो अपने सेंसर से ही चीज़ों को समझ पाती हैं, दिखता उसको बहुत कम है। तो उसको वो चूँकि फूड चेन में टॉप पर है, इसलिए माना जाता है कि यदि वो नदी में है तो इसका मतलब नदी क्लीन है, और उसको एक मूवमेंट चाहिए, पानी वो चाहिए, और वो हर जगह नहीं मिल पाता। पर अभी कोशिशों से थोड़ा सा बड़ा है। ब्रह्मपुत्र की तरफ जो चूँकि गंगा बेसिन के उस क्षेत्र में है, तो ब्रह्मपुत्र की तरफ सूंस की संख्या थोड़ी सी बड़ी है। उसको वो पानी चाहिए, उसको गहरा पानी भी चाहिए। सूंस का होना, डॉल्फिन का होना, ये इंडिकेट करता है कि आपकी नदी स्वच्छ है। और अभी करीब 3-3.5 हज़ार सूंस हैं गंगा में और उसकी सहायक नदियों में। तो ये वही टाइगर जैसा इंडिकेशन है कि उम्मीद तो बाकी है, कोशिश कर लें बचाने की। बिल्कुल सर। और अगर हम इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं, ये कुंभ का बहुत बड़ा ज़रिया है। लोग इसके लिए बहुत लड़ाई भी करते हैं, और हर हिंदू शायद चाहता है कि एक बार हम कुंभ ज़रूर हो कर आएँ और कुंभ में जाकर डुबकी ज़रूर लगाएं। तो आपकी जर्नी में वो आप किस टाइम पर गए? क्या आप कुंभ के टाइम पर ही इलाहाबाद जाना आपने ठीक समझा, या इलाहाबाद का कोई भी समय ठीक है? और कुंभ से उस माँ गंगा का क्या महत्व है? कुंभ इस मामले में बहुत यूनिक है, क्योंकि कुंभ हर 6 साल में और 12 साल में महाकुंभ में हर बार बसने वाला वो दुनिया का नया शहर होता है। वो पूरा शहर बसता है, उसका एक मजिस्ट्रेट होता है, उसका एक सीएमओ होता है, उसका एक कमिश्नर होता है, उसका अपना नगर निगम होता है, उसका अपने पुलिस थाने होते हैं, उसके अपने सेक्टर होते हैं, और वो एक पूरा प्रॉपर शहर होता है जो बसता है। उसकी अपनी लड़ाइयाँ होती हैं ज़मीन को लेकर, और उसी तरह से ज़मीन के उसके पट्टे मिलते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक आपको वो मिला हुआ है। तो काशी को देखेंगे और कुंभ को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि दुनिया का सबसे नया शहर और दुनिया का सबसे पुराना शहर बहुत करीब करीब होकर किस तरह से व्यवहार करते हैं। और कुंभ का अपना बहुत सारा महत्व है, और अखाड़े होते हैं, अखाड़ों की पेशवाई होती है, उनका एक सीक्वेंस होता है स्नान करने का, उनकी अपनी राजनीति होती है, उनकी अपनी लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ही अजीब किस्म की लड़ाइयाँ होती हैं। उस पर चर्चा करने बैठूंगा तो टाइम निकल जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कुंभ को नहीं छेड़ रहा हूँ। कुंभ की राजनीति अपने आप में बहुत बड़ी है। पर ये ज़रूर बताता हूँ आपको कि जिस गंगा को हम कानपुर तक आते आते ही ख़त्म कर देते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गंगा जो है, गंगा जल कानपुर में आके ख़त्म हो जाता है। उसके बाद गंगा रहती है, गंगा जल नहीं रहता। कानपुर आखिरी स्थान है जहाँ पर गंगा को पूरी तरह से रोक लिया जाता है। उसके बाद सिर्फ सीवेज और वो जो टिन रीस का पानी, ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इसीलिए कड़ा मणिकपुर में वो हालत होती है क्रीमेशन में गाड़ने वाली, जो मैंने आपको बताई। इलाहाबाद में आकर यमुना गंगा से मिल जाती है और पानी फिर से रिचार्ज हो जाता है। अब ज्योग्राफी आपको उतनी नहीं समझ में आती होगी, लेकिन इतना समझ में आता होगा कि यमुना की हालत हमने दिल्ली में ही क्या कर रखी है, तो वो इलाहाबाद में कैसे इतना पानी लेके मिल जाती है। तो जब इलाहाबाद में मिलने से ठीक पहले एक स्थान आता है हमीरपुर। हमीरपुर में चंबल के साथ यमुना, केन और बेतवा नदियाँ मिलती हैं। बेतवा समझिए कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। केन भारत की बहुत अच्छे पानी वाली साफ़ सुथरी नदी है, क्योंकि वो जंगल से उसका कैचमेंट एरिया है, तो जानवर तो सिर्फ अपने मतलब का पानी लेता है, इसलिए उसमें पानी बहुत है। और इसीलिए केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना चल रही है। उसका मतलब ये है कि केन का पानी खींच के बेतवा को दे दो, मतलब जानवरों के हिस्से का पानी लेकर के फिर इंसान को दे दो, कि कमी उसी को रहती है, जानवर को नहीं रहती। तो ये सारा पानी, चंबल का जो पानी है, ये सारा चंबल का पानी हमीरपुर में आके यमुना को मिलता है, और उसके बाद यमुना इलाहाबाद में जाके गंगा को रिचार्ज करती है। और उसके बाद ये नदी बनारस की तरफ बढ़ती है। बनारस हर बार नया होता है। बनारस में जब जाइए वो
वो जितना पुराना है उतना नया है, उसको आप क्या देखना चाहते हैं वैसा आपको वो दिखता है। और बहुत रंगीन, बहुत अलग तरह का शहर है। तो मोक्ष है तो मोक्ष के लिए बनारस है, मज़ा है तो मज़े के लिए बनारस है। जैसा चाहिए वैसा देखिए।